जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अब इस चैनल पे क्लास 10th की फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चल रहा है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट करा दी गई है और फर्स्ट चैप्टर का जो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन उसका ऑब्जेक्टिव भी 40-50 क्वेश्चन करवा दिया गया है और सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों, उसका थ्योरी भी कंप्लीट करा दी गई है और कुछ क्वेश्चंस भी पहले भी कराया जा चुका है दोस्तों। तो अभी आपके सामने नए क्वेश्चन के साथ दोस्तों आया हूं। तो आज हमें देखना है कि आज क्या क्या पढ़ना है। ठीक दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहले भी ये सारे क्वेश्चन जो है पहले ही पूछे हुए हैं या फिर आगे पूछने की संभावना भी है दोस्तों। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन हमारे पास है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती, बिना मुड़े सीधे निकल जाती और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या 7 रंगों में टूट जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट दिया गया है इसके साथ 3 कंडीशन हमारे साथ होते हैं। कौन कौन होता है वो मैं बात करता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो दो माध्यमों को अलग करने वाली जो ये सतह हो जाएगी, ऊपर मानो हवा है और नीचे जो है हमारा दोस्त जल है। ठीक है, अब क्या कंडीशन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, यह हमारा मतलब ये हमारा सतह है जो दो माध्यमों को अलग करेगी और इस पे क्या करना है, प्रकाश की किरण को लंबवत ऐसे डालना है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे याद रखना यहाँ पे, जैसे ही प्रकाश की किरण लंबवत डाला जाता है दोस्तों, ये अभिलंब के समानांतर या अभिलंब पर होती है और ऐसी कंडीशन में दोस्तों याद रखना जो प्रकाश जो होती है बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। मतलब ये अपना रास्ता भटकता नहीं है दोस्तों, सीधे क्या करेगा, डायरेक्ट वो बिना इधर उधर मुड़े क्या करेगी, डायरेक्ट निकल जाएगी। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और अब क्या कंडीशन होगा, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जब हवा से जल, दोस्तों हवा को हम लोग विरल माध्यम भी बोलते हैं, याद रखना हवा को हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। ये भी बात का ध्यान रखना है कि हमेशा विरल नहीं बोलेंगे, डिपेंड करेगा आमने सामने कौन है उसके हिसाब से। ठीक है, और जल जो होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, सघन माध्यम याद रखना दोस्तों। अगर मान के चलो यहाँ पे जल और मैं ग्लास की बात करूं, शीशा की बात करूं दोस्तों, तो उस कंडीशन में जल और शीशा कांच की बात करूंगा तो उस समय क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम चेंज हो जाएगा। जल जो हो जाएगा वो विरल हो जाएगा, कांच जो हो जाएगा वो सघन हो जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा किया है दोस्तों कि जिस माध्यम में स्पीड ज्यादा होती है वो विरल माध्यम होती है और जिस माध्यम में स्पीड कम होती है दोस्तों, धीमा होती है, वो सघन माध्यम होती है दोस्तों। ये सारे चर्चा थ्योरी पढ़ाते टाइम करवाया जा चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलो ऐसे एक किरण को लेना है जो इस डायरेक्शन पे ऐसे इस एंगल पे जाएगा दोस्तों ऐसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पढ़ाया हुआ है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या करेगा दोस्तों, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो ऐसा कंडीशन ये भी क्वेश्चन पूछता है बना करके कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये मान के चलो चार ऑप्शन नहीं डाल देगा कि अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी। तो दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम की बात करेगा तो ध्यान रखना कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर सघन माध्यम से अगर मान के चलो यहाँ पे यही कंडीशन ये दे दे एक और, ये हमारा अभिलंब हो जाए और हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाए, मान के चलो जल बोल दिया। ठीक है, ऊपर जल और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, हवा बोल दिया। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये जल हमारा क्या हो जाएगा, ये जल हमारा जो हो जाएगा वो सघन माध्यम हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और हवा इस समय क्या है, विरल माध्यम। अब दोस्तों क्या करना है, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को क्या करना है, परावर्तित कराना है। तो कंडीशन ऐसे होते और कुछ नहीं होता था। लेकिन जब विरल जल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है दोस्तों तो वो क्या करती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है दोस्तों कि विरल माध्यम से सघन माध्यम जाने पर
कोण आई जो होता है और कोण आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, उसके बारे में भी बात करता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे दोस्तों, ये हमारा एंगल आई हो जाता है और ये हमारा एंगल आर हो जाता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल आई जो है अपवर्तन कोण जो है दोस्तों बड़ा हो जाता है, आपतन कोण बड़ा हो जाता है, अपवर्तन कोण छोटे दोस्तों यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मान के चलो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की बात करें दोस्तों, उस कंडीशन में अगर बात किया जाए तब क्या होगा, कोण आई जो है आपतन कोण है, कोण आर जो है अपवर्तन कोण है। इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों, कोण आई छोटा हो जाएगा और कोण आर जो हो जाएगा दोस्तों बड़ा हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तालाब के जल की गहराई कम मालूम करने का कारण क्या है दोस्तों। दोस्तों हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में स्टार्टिंग में ही सारी चीजें बता दी गई है। एक टॉपिक एक पॉइंट भी मैंने लिखाया होगा कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें थी। इसमें मैंने बताया होगा कि तालाब के जल की गहराई कम मालूम करने का क्या कारण है। दोस्तों ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि जल के तालाब की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे और भी एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं। जैसे ग्लास में पारदर्शी ग्लास लेना है जिसमें पानी रखी हुई है, उसमें एक पेन को मैंने रख दिया तो वो पेन जो होती है दोस्तों वो टेढ़ी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। उसका रीजन भी अगर दोस्तों पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक मान के चलो बाल्टी है या बर्तन है जिसमें मैंने पानी रखा है और उसमें एक सिक्का रखा हुआ है, तो सिक्का जो होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका क्या कारण है दोस्तों, किस कारण से वो दिखाई देगा। तो उस समय भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन तो हम लोग समझ ही रहे हैं दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन क्या हो, किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रकाश का जो होता है विभिन्न रंगों में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है दोस्तों हमारा, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है दोस्तों। दोस्तों अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया ऊपर 12 नंबर, और मैं बोला भी आपको कि भाई ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आगे पूछता है, पूछा भी जाता है, पूछा हुआ भी है पहले भी। लो यहाँ पे सामने आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। ऑप्शन दिया है दोस्तों कि दोनों कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी है आपतन कोण बड़ा होता है और ऑप्शन सी है कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है। चर्चा दोस्तों यहाँ पे किया हुआ है पहले ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर दोस्तों यहाँ पे अगर मान के चलो भूल जाओ तो उसका भी ट्रिक अभी हम बता देते हैं आपको कि कैसे याद रखना है। ठीक है, एक मैं अभी बताता हूँ इधर, अगर ट्रिक बता देता हूँ, अगर भूल जाओगे तो कैसे याद रखना है। ठीक है, कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक पिक्चर पहले ऐसे बना लेना है, ऐसे ऊपर हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, विरल माध्यम ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम। सघन माध्यम में मान के चलो दोस्तों जल ले लो, ऊपर हवा ले लो, वो हवा है ऊपर, यहाँ पे जल है। ठीक है, अब क्या करना है वो सुनो। अगर मान के चलो ये कुछ नहीं रहता, एक प्रकाश की किरण को ऐसे लेकर के आएंगे दोस्तों और ये कुछ नहीं रहता, ये क्या करता, सीधे निकल जाता है ऐसे, बोलो ऐसे सीधे निकल जाता है, कोई रुकावट नहीं होता इसको। लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है दोस्तों, ये क्या करेगा, रास्ता इधर भटक जाएगा, अंदर की तरफ चिपक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है। अब आई को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, ये भी याद रखना है आप लोग को। ठीक है, आपतन कोण। आर को दोस्तों क्या बोलना है, अपवर्तन कोण बोलना है। ठीक है, अपवर्तन कोण। अब समझो यहाँ पे दोस्तों, अगर ये सीधा डायरेक्ट ऐसे निकल जाता, डायरेक्ट निकल जाता, जितना ये रहता उतना ये रहता, बट यहाँ पे देखो ये क्या नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो नीचे की तरफ का मतलब क्या है कि यहां से क्या हो गया, इतना छोटा हो गया, मतलब अपवर्तन कोण क्या हो गया दोस्तों, छोटा है ना।
अपवर्तन कोण क्या है, छोटा है, और आपतन कोण क्या है, बड़ा है, मतलब कोण आई बड़ा हो जाएगा कोण आर से। यानी अपवर्तन कोण जो है, सॉरी आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण जो है बड़ा है, आपतन कोण बड़ा होगा किससे, अपवर्तन कोण से। अब क्वेश्चन समझते हैं क्या है। सघन माध्यम से विरल की बात किया है, जबकि हमने किसके बारे में बताया है, विरल से सघन। विरल से सघन के बारे में मैंने बताया है, लेकिन हमसे पूछा है कि सघन से विरल जाना चाहिए, तो सघन से विरल तो इसका अपोजिट कर लेना, ठीक है। इसका अपोजिट में क्या हो जाएगा कि आपतन कोण यहाँ क्या बोला है, बड़ा है, और सघन से विरल जाएंगे तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा किससे, आपतन कोण से, ठीक है। अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा आपतन कोण से। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा कि क्या अपवर्तन कोण बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। अगर पिक्चर से समझना चाहेंगे दोस्तों तो यहां से हम समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार और देख लो ऐसे, ये पर ये हमारा सघन हो जाएगा, ये हमारा नीचे विरल हो जाएगा। सही बोला था क्या उल्टा था, चलो देखो ये सघन है, तो सघन से करेंगे दोस्तों, तो अगर कुछ नहीं रहता तो डायरेक्ट निकलता, ये ऐसे दूर भाग जाता, ठीक है। ऐसे दूर भागे तो ये आई है और ये क्या है दोस्तों, आर है। अगर कुछ नहीं रहता तो बराबर हो जाता आई और आर इतना पर, बट ये क्या हुआ है, इतना एक्स्ट्रा चला गया है, मतलब इस कंडीशन में कोण आर बड़ा है आई से। अब कोण आर को हम लोग कहते हैं दोस्तों अपवर्तन कोण, आई को कहते हैं आपतन कोण। इसका मतलब अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में किया नहीं किया जा सकता है। चार ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, और बोला है कि इसमें से किसका उपयोग जो है, किसका उपयोग जो है दोस्तों लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, लेंस बनाना है तो हमारा पदार्थ कैसा होना चाहिए, लेंस बनाना है तो हमें पदार्थ कैसा चाहिए दोस्तों, ठीक है। पदार्थ के बारे में मैंने बताया था जिससे कि प्रकाश पार करे, तीन तरह का मैंने पदार्थ बताया था, एक पारदर्शी बताया था, एक अपारदर्शी बताया था, और एक पारभासी बताया था दोस्तों, ठीक है। तो पदार्थ में मैंने क्या बताया था, पारदर्शी, एक बताया था अपारदर्शी, एक बताया था पारभासी। तो दोस्तों पारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाए, अपारदर्शी में आसानी से पार नहीं करेगा, मतलब उससे पार ही नहीं करेगा, और पारभासी में कुछ पार करेगा कुछ पार नहीं करेगा, ये बताया गया था दोस्तों। लेंस क्या होता है, लेंस में अपवर्तन का काम होता है, मतलब प्रकाश आर पार होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ प्रकाश आर पार करने के लिए चाहिए नहीं, पूरी तरीका से पार करना है तो ये भी नहीं चाहिए, यानी हमारे पास क्या होनी चाहिए दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, या पारभासी भी चलेगा, ठीक है। पारभासी को भी लिया जा सकता है, बट पारदर्शी मेनली हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसका उपयोग जो लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे पास है प्लास्टिक, और हमारे पास है पानी, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है पित्तल। तो दोस्तों कांच का तो हम लोग जानते हैं कि कांच का होगा, पानी का भी जानते हैं क्योंकि पानी से भी प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, हो जाएगा दोस्तों। प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं, अगर पारदर्शी प्लास्टिक हमारे पास है दोस्तों, तो उससे भी क्या किया जा सकता है, लेंस बनाया जा सकता है, यानी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, पित्तल सही है, मतलब हमसे गलत पूछा है इसके हिसाब से ये सही है, ठीक है दोस्तों। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पित्तल का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी का नेम आप देख लेना, और इसमें यह देखना कि प्रकाश पार कर जाना, लेंस का मतलब क्या है, जिससे प्रकाश पार करे, अपवर्तन की क्रिया हो, और जिससे प्रकाश पार करेगा उससे क्या कहेंगे कि मुझसे लेंस बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ये चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन हमारे पास से बोलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता, ठीक है दोस्तों। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता, कांच की समतल पट्टी दिया है दोस्तों, तो समतल पट्टी से क्या होगा, कुछ लेंस वेंस तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसको तू हटा दो, ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया।
ऑप्शन बी बचा दोस्तों अवतल लेंस, अवतल लेंस, और एक है दोस्तों उत्तल लेंस। ठीक है, तो वास्तविक को कौन बनाएगा दोस्तों? तो याद रखना कि अवतल जो होता है वो हमेशा काल्पनिक बनाता है। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस जो होगा वो क्या करेगा? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल लेंस जो है दोस्तों सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा, सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। सभी प्रकार बोले तो दोस्तों, सभी प्रकार बोलने का मतलब है कि इसमें वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, हर टाइप का इसमें बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सभी प्रकार का बनने का मतलब दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ खासियत है, उसको याद रखना है आपको, अलग अलग करके भी पूछता है। ठीक है, एक खासियत है कि ये हमेशा क्या होता है दोस्तों? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब को याद रखना हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों हमेशा उल्टा बनेगा। ध्यान रखना कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा उल्टा बनेगा। ये बात ध्यान रखना है, बार बार पूछता है क्वेश्चन। एक और याद रखना है दोस्तों कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत। एक और याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे, कि वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब को पहचानने का एक तरीका और है, ये ज्यादातर दर्पण के पीछे बनता है, समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो, लेंस हो, चाहे जो भी हो, ज्यादातर क्या करेगा? अपोजिट साइड में बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से ज्यादातर दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टूटी हुई रेखाओं से, बिंदुओं से क्या करेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाएंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा होती है दोस्तों, वास्तविक लाइन होती है, उससे उसको बनाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है दोस्तों? तो याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? उत्तल लेंस बना सकता है। उसी तरीके से दोस्तों दर्पण की बात करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। अगर दर्पण की बात किया जाए दोस्तों, तो अवतल दर्पण की बात करें हम, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण की बात करें दोस्तों, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट से क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे पूछने के चांसेस भी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्या कह रहा है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का क्या डैश डैश पूछा। कहने का मतलब यह दोस्तों, सूर्यास्त के समय जब सूर्य अस्त होने को होती है, डूबने को होती है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों? वो मतलब सूरज डूब जाने के बाद भी, सूर्यास्त होने के बाद भी कुछ देर तक क्या होता है? वो हमें दिखाई देते रहता। उसका कारण क्या है? किस कारण से वो हमें दिखाई देते रहता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आर्थिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का बंद विक्षेपण। दोस्तों देखो, अब यहाँ पे आंसर तो होगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन। अब पूर्ण आर्थिक परावर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जैसे कहने का मतलब होता है कि प्रकाश उसी में क्या होता है? रिफ्लेक्शन का काम अंदर की तरफ होते रहता है। और प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? कि फैलना, छितराना प्रकाश का चारों तरफ। और वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रकाश को विभिन्न रंगों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण। तो सूर्यास्त के समय, या मान के चलो सूर्योदय के समय भी होता है कभी कभी। सूर्योदय के समय दोस्तों क्षितिज के नीचे होते हुए भी क्या होता है? प्रकाश, सूरज जो ऊपर दिखाई देता है सूर्यास्त के समय भी और सूर्योदय के समय भी। तो इसका रीजन दोस्तों याद रखना, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा दोस्तों, कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f मतलब कहता है दोस्तों, मतलब फोकस की दुगनी दूरी, जिसे हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, तो यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? 2f पर रखने की बात कर रहा है। ठीक है,
कोई भी उत्तल लेंस हमारे पास मान के चलो ये है, और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे 2f। दोस्तों अगर यहाँ 2f पर अगर प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों, वो कहाँ बनेगा, 2f पर बनता है। 2f को आप जनरली वक्ता केंद्र भी मान लो। तो वक्ता केंद्र पर जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर यानी वही बनेगी सेम जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2f। दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि इसकी तो स्थिति पता चल गई। स्थिति क्या हो गई, 2f पर। दोस्तों इसकी प्रकृति पूछी जाती है, याद रखना। तो प्रकृति में दोस्तों याद रखना है वास्तविक हो जाएगा, और वास्तविक के साथ हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा लगता है उल्टा। और आकार की बात करेगा दोस्तों तो याद रखना बराबर, यानी वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगी। कहाँ, 2f पर रखेंगे तब। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब के बारे में बताना। अब कहाँ रखने की बात हो गई है दोस्तों, प्रकाश और प्रकाश केंद्र की, प्रकाश और प्रकाश सॉरी फोकस और फोकस के बीच की दूरी। ठीक है, तो मान के चलो ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, ये एफ है और यहाँ पे 2f है, यहाँ पे रखना है दोस्तों। तो इसके बारे में भी मैं बता रखा हूं आपको, यहाँ 2f। जब वस्तु यहाँ रखेंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगी, याद रखना। तो स्थिति के बारे में बात अगर कर लेंगे दोस्तों, और वस्तु f और 2f के बीच में अगर स्थित है, स्थिति के बारे में बात कर लेते पहले कि कहाँ बनेगी। स्थिति का मतलब कहाँ, सारे चीज डिटेल में पहले ही पढ़ाया जा चुका है थ्योरेटिकल पार्ट में। ठीक है, इसकी स्थिति हो जाएगी दोस्तों 2f और अनंत के बीच, 2f और अनंत के बीच बनेगी दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, अगर वस्तु f और 2f के बीच है तो अनंत और 2f के बीच में बनेगी, याद रखना एक चीज। अगर दोस्तों बात करते हैं प्रकृति की, प्रकृति क्या होगी, तो दोस्तों प्रकृति में याद रखना कि वास्तविक बनेगी, और वास्तविक के साथ दोस्तों याद रखना हमेशा उल्टा आता है, हमेशा उल्टा होता है। आकार की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो छोटा बनेगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या होता है, बड़ा बनता है, आकार में बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आकार में बड़ा बनता है, याद रखना है। वो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन पे एक तरीका है यहाँ से छाटने का, भी छाट सकते हैं हम लोग। देखो काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। काल्पनिक सीधा है, ठीक है, काल्पनिक उल्टा बोला तो ऑप्शन नंबर बी तो काट ही दो। यहाँ पे वास्तविक उल्टा है और यहाँ पे भी वास्तविक उल्टा है, चलेगा। ठीक है, अब आते हैं बड़ा छोटा में फंस रहा है, तो यहाँ पे आकार में क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा, और वास्तविक पूछा है। ठीक है, तो वास्तविक पूछा तो काल्पनिक वाला हटा ही दो। अब वास्तविक उल्टा सही है, छोटा बड़ा की बात करते तो ऑप्शन नंबर डी देख लो, यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि वास्तविक और उल्टा और बड़ा। यहाँ पे भी देख लो वास्तविक उल्टा और बड़ा बना है, कहाँ पे रखने पर, फोकस और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच रखने पर अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच बनेगी, बड़ा बनेगी, और काल्पनिक वास्तविक और उल्टा बनेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि उत्तल लेंस को डैश डैश लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों तो याद रखना है कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लेंगे। मान के चलो आप कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ कि कौन सा सही होगा, उसका तरीका मैं बता दे रहा हूँ, बार बार इसी तरीका को देखो आप, एक ही तरीका को माइंड में बैठा लो, 100 तरीका याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की बात क्या है, तो उत्तल लेंस ऐसे बना लो और इससे क्या करो, 2-3 किरण लेके जाओ। दोस्तों यहाँ पे देखो ऐसे करके आप पॉइंट पे गिरेगा, तो ऐसे गिरता है तो दोस्तों इसको बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसारी। ये हमारा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ये बैक की तरफ आ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे दोस्तों, ये हो जाएगा अपसारी। ठीक है, तो इस तरीका से याद रखता है। एक और तरीका हमने बताया होगा, चलो एक ही तरीका माइंड में रखो, ये पिक्चर बना करके। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी, अभिसारी बोलेंगे इसको, अभिसारी लेंस।
मतलब उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों? अभिसारी लेंस के नाम से। तो उत्तल लेंस को डैश डैश लेंस के नाम से जानते हैं, अभिसारी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अपसारी की बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।